उत्तर प्रदेश से संबंधित पहली वीडियो में कल मैंने आपको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना के बारे में बताया था। राजनीति से संबंधित जैसे उत्तर प्रदेश का नाम कब आया, उसकी राजधानी कब आई, उस तक का गठन कब किया गया, सारी बातें कल की वीडियो में कवर हुई थी। और ये मैंने कहा कि 15 वीडियो की एक सीरीज होने वाली है, इसकी दूसरी आज क्लास है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना को। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना में सबसे पहले लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 24,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 24,928 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। लगभग 7.33% उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला से पहले महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश और उससे पहले राजस्थान, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य भारत में राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और भारत का चौथा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सबसे अब अधिक क्षेत्रफल वाला जिला देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर है और लखीमपुर से सबसे छोटा, इससे छोटा सोनभद्र है और सोनभद्र से छोटा है हरदोई। सबसे अधिक क्षेत्र वाला प्रदेश में पूछेगा तो लखीमपुर, उससे छोटा सोनभद्र और सोनभद्र से छोटा हरदोई है। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल है हापुड़ का और हापुड़ से ठीक बड़ा क्षेत्रफल है गाजियाबाद का। आगे नेक्स्ट देखिएगा, इसको ध्यान के साथ देखिएगा। क्षेत्रफल दिया गया है, राज्यों के बारे में दिया गया है, अधिक क्षेत्रफल और कम क्षेत्रफल। पहली स्लाइड में हमने 4 पॉइंट कवर किए। आगे देखिए, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिण जिला है सोनभद्र, जबकि सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। उत्तरी हो गया सहारनपुर, दक्षिण हो गया सोनभद्र और सबसे पूर्व में हो गया है बलिया और सबसे लास्ट में हो गया शामली। शामली के बारे में कल मैंने आपको समझाया कि शामली को एनसीआर में सबसे बाद में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश का एनसीआर में शामिल होने वाला 8वें नंबर का जिला शामली बना था। बलिया के बारे में सुनिएगा, बलिया को क्या कहा जाता है? बलिया को कहते हैं शेर ए बलिया। किसे कहते हैं? मंगल पांडे को। और बागी बलिया, बागी के आगे इसको जो इस शब्द के आगे जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है वो एक स्टोरी है, बड़ी स्टोरी, उसको कभी आपको फिर बताएंगे। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का वो जिला जो रसीले फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जैसे संतरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे नींबू के लिए प्रसिद्ध है। और सोनभद्र प्रदेश का सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला है। इनको भी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, फिलहाल आप देखिएगा जरा। सबसे पूर्व में बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र। अब आगे कि जो उत्तर प्रदेश की शामली से लेकर के और बलिया तक की जो लंबाई है, ये एरो का निशान देखिएगा, 650 किलोमीटर है। और उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 650, चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। कुल्लू मिलाकर दिल्ली सहित 9 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, जिनमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कुल मिलाकर के 9 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ लगे हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। आप याद कैसे रखेंगे? 2 खंड हो गए हैं, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार और हरियाणा। उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। एक बार ध्यान से देखेंगे, आप इनको याद करके चलेंगे। कौन कौन से हो गए हैं? 2 खंड, उत्तराखंड और कौन सा? झारखंड। उसके बाद बिहार को भी स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश से निकल करके गंगा कहाँ एंट्री करती है? बिहार में एंट्री करती है। छत्तीसगढ़ के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश ऊपर, उत्तराखंड को भी लगती है ऊपर और हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करती है। इधर और आए थोड़ा सा तो राजस्थान को स्पर्श करती है। राजस्थान के साथ नीचे मध्य प्रदेश को तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। और हो गया सारे, दिल्ली को स्पर्श करती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक दिल्ली, इन सब को उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट, प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी जिला है सोनभद्र, प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र, जहां सबसे ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है,
उस स्थान वह जिला सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ को करता है, झारखंड को करता है और बिहार को करता है। प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को यानी सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो आंसर सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र। 4 राज्य कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ध्यान देंगे आप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, दोनों को स्पर्श करता है। अगला बिहार और झारखंड, बिहार से ही अलग हुआ झारखंड। याद रखने का तरीका बता रहे हैं, आप याद रखिएगा कि एक तो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है तो बिहार को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश से कट करके बना छत्तीसगढ़ और बिहार से कट करके बना झारखंड राज्य। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिखा कि जब पूछे कि कौन सा वो राज्य है जो राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है, यानी या ऐसे पूछ ले कि किस राज्य के जिले सबसे ज़्यादा स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सटा हुआ राज्य है। और मध्य प्रदेश के कुल मिलाकर 11 जिले हैं ऐसे जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। 11 जिले ये लिखा गया, 11 जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। और 7 जिले ऐसे हैं जो स्पर्श करते हैं एक देश नेपाल को। उत्तर प्रदेश एकमात्र देश को स्पर्श करता है और वह देश है नेपाल। फिर तो नेपाल को उत्तर प्रदेश के कुछ जिले भी स्पर्श करते होंगे। तो 7 जिले ऐसे हैं जो जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, जिनमें महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है जहां काला नमक नामक चावल का उत्पादन होता है, बलरामपुर है, बलरामपुर, श्रावस्ती है, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी जो सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, पीलीभीत, बरेली के ऊपर पीलीभीत यानी लखीमपुर खीरी और बरेली के बीच पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और बहराइच स्पर्श करता है। बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती। आप एक मैप लीजिएगा और उत्तर प्रदेश का एक मैप, जो फोन आपके पास में है आप वीडियो को यही रोकिए, गूगल पर उत्तर प्रदेश का मैप सर्च कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इन जिलों को या नेपाल से लगे हुए जिलों को आप मैप से पढ़िएगा, आपको याद रहेंगे। आप रट्टा ना लगाएं जरा, आपको गूगल उत्तर प्रदेश का मैप तो नोट कर ली, डाउनलोड कर लेना है। उसमें आप देखेंगे सबसे उत्तरी जिले पर ध्यान देंगे कि कौन कैसे है, दक्षिणी जिला कहाँ है, पूर्वी जिला कहाँ है, पश्चिमी जिला कहाँ है, ये बात आप नोट कीजिएगा। एनसीआर में शामिल कौन कौन से उनको पढ़ेंगे, मैप में जाकर के पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि सोनभद्र किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, आप पढ़ेंगे उस बात को, मैप में जाकर के देखेंगे, मैप से ही याद होगा ये सब कुछ। यहाँ रट्टा लगाओगे जिलों का कि कौन कौन से जिले, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ केवल मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। लेकिन आपको मैप गूगल से डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में ना भी डाउनलोड करो तो एक बार ओपन कर लो और आप उससे ध्यान से पढ़िएगा। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, जैसे मैं मुख से अपने शब्दों को बोल रहा हूँ, इन जिलों के नाम ले रहा हूँ, मेरे माइंड में तुरंत वो जिला सेट होता जा रहा है क्योंकि मैंने मैप को अच्छे से पढ़ा है। मेरे माइंड में कोई भी जिला अगर आएगा तो मेरा माइंड सटिक जाएगा, हाँ ये जिला वहाँ स्थित है, क्यों कि मैंने मैप से अध्ययन किया है। तो आप भी मैप से अध्ययन कीजिएगा। मेरे पास बड़ी डिस्प्ले नहीं है, इसलिए एलसीडी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मैप को नहीं ला सकता, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपको केवल कंटेंट दे रहा हूँ। देखिएगा, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद ना, इस वीडियो क्या कि जो 15 वीडियो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं से कुछ भी उत्तर प्रदेश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके साथ आपको क्या करना होगा, जैसे मैप है, मैप तो आपको देखना ही होगा। आगे लिखा गया है कि ये गोंडवाना क्या है, गोंडवाना लैंड। तो ये एक प्रश्न ये है कि जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का एक प्राचीनतम भाग है, गोंडवाना लैंड उसका हिस्सा है। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है, तो भारत के प्राचीनतम भूभाग थे, एक तो था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। उन दोनों में से किसका हिस्सा है, तो आंसर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रदेश की जलवायु से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जामिनर बनाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है, क्योंकि प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, लेकिन समय पर मानसून के आने पर वर्षा भी हो जाती है। तो उष्णकटिबंधीय है प्लस मानसूनी प्रदेश की जलवायु है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में, योगी जी के यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और योगी जी के यहाँ कितनी वर्षा होती है, 184 सेंटीमीटर। पूरे विश्व का औसत वर्षा अंक की बात करें एवरेज, तो पूरे विश्व का औसत वर्षा अंक है 97 सेंटीमीटर, जबकि भारत का 120 सेंटीमीटर है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर।
जबकि प्रदेश में सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है मथुरा और आगरा, ये प्रदेश के सबसे सूखे जिले हैं। आपको याद हो कि इन्हीं सूखे जिलों के पेयजल के लिए प्रदेश की सरकार ने गोकुल बैराज परियोजना लेकर के आई थी। आगे सबसे ज़्यादा वर्षा हो गई गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा हो गई है मथुरा में 57 सेंटीमीटर। प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी से देखिएगा, अभी भी जो मानसून आ रहा है वो भारत में यहाँ से आया। किधर बनाइए छोटा सा चित्र, कहाँ बनाइए, कहाँ दिख जाएगा आपको, यहाँ देखिएगा, ये भारत का ये वाला छोटा दक्षिण भारत का चित्र मैंने बनाया। तो मानसून अब इधर से आ रहा है, यहाँ से मानसून आया, अभी इस वाले एरिया में वर्षा होनी प्रारंभ हुई है। और जो मानसून अब यहाँ से होता हुआ आगे चला जाएगा, यहाँ जो राज्य हैं मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर असम की जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं उनसे टकराएगा और इधर है हिमालय से टकराता टकराता यहाँ जाएगा, ऊपर की ओर को जाएगा मानसून ऊपर। और जब यहाँ टकरा करके अब उत्तर प्रदेश में दिल्ली से मानसून वर्षा होगी, तो यहाँ से जो मानसून गया, यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से इसने नमी को लिया, पहाड़ों से टकराया और पूर्व से होता हुआ भारत में अब यहाँ वर्षा करेगा, जिसको हम करते हैं पूर्वाई। आप देखिएगा कि जब पूर्वाई हवा चलती है तो थोड़ी ठंडी होती है, क्योंकि उसमें आर्द्रता होती है और वही है जो प्रदेश में वर्षा कराता है। तो सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी से होती है और बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, पूर्वा कह देते हैं। और प्रदेश की कुल जो आर्द्र भूमि है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पूरे भारत में अगर देखा जाए तो, या देखा जाए पूरे भारत में, तो भारत में लगभग भारत के क्षेत्रफल का 7.5% ऐसा भाग है जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 24,928 वर्ग किलोमीटर, इस 24,928 वर्ग किलोमीटर का लगभग 5.15% भाग आर्द्र भूमि के रूप में है, रामसर साइट के रूप में है। और उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या वर्तमान में 10 चल रही है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आगे कराने वाला हूं मैं सारे क्वेश्चनों को। प्रदेश में उत्तर प्रदेश की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग आर्द्र भूमि के रूप में है, तो 5.15% है। और यह सबसे ज़्यादा आर्द्रतम भूमि कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में, क्योंकि मैंने बोला कि सोनभद्र ही सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला है। सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, बिहार से बना झारखंड, और सबसे दक्षिणी राज्य भी कौन सा है, तो आंसर सोनभद्र हमारा सबसे दक्षिणी राज्य है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्रदेश की मिट्टियाँ। प्रदेश में यूँ तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। पूरे भारत में ही अगर देखा जाए तो भारत में भी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश तो गंगा यमुना के मैदान में बसा हुआ राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िले हैं और पश्चिमी ज़िलों के साथ साथ जो बुंदेलखंड है, पश्चिमी जिलों के साथ साथ जो बुंदेलखंड है, पश्चिमी जिलों में जैसे सहारनपुर मैंने बोला, और उसके साथ जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, आप मैप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जरा देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ इस प्रकार से है। इस आकार में हमने उत्तर प्रदेश के नक्शे को बांट लिया। उत्तर प्रदेश का ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को कहा जाता है रोहेलखंड। और उत्तर प्रदेश का जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है बुंदेलखंड। यहाँ छोटा सा एरिया आ जाता है ब्रजमंडल का। इस वाले एरिया को कहा जाता है, ये पश्चिमी भाग कहलाता है, पश्चिमी भाग इसको कहते हैं। इस वाले एरिया को कहा जाता है अवध या पूर्वांचल। इस वाले ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को कहा जाता है, ये वाला एरिया कहलाता है अवध या पूर्वांचल। आप इसके लिए ना मैप डाउनलोड कीजिएगा, उससे बात बनेगी नहीं। आप जरा मैप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आप देखेंगे जरा, तभी बात बन पाएगी। तो पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड में पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को यहाँ के स्थानीय लोग करेल कहते हैं। करेल पूछेगा एग्जामिनर कि भारत के किस राज्य में करेल मिट्टी पाई जाती है, तो बुंदेलखंड और पश्चिमी जिलों में। भारत में, संपूर्ण भारत में काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कह देते हैं, कपासी मिट्टी कहा जाता है इस मिट्टी को। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है, इस मिट्टी कणों का व्यास होता है। वो ये सब अलग टॉपिक है जिनको ज्योग्राफी में कवर कराएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश को कवर करके चलते हैं। अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखें, आप ध्यान से अगर देखें तो झांसी, उसके साथ साथ आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और मथुरा,
ये कौन से एरिया, सूखे वाले एरिया, ये राजस्थान की तरफ के एरिया हो गए हैं। ध्यान दो, मैंने सबसे सूखे जिले बोले आगरा और मथुरा, तो आगरा के पास अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, ये सूखे वाले क्षेत्र हैं। और ये जो सूखा वाले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। क्या होती है लवणीय मृदा? लवणीय मृदा होती है कि मनुष्य के शरीर से जो भी पसीना छूटा, पशुओं के शरीर से जो भी खारा पानी छूटा, वो सारे का सारा मिट्टी में मिल गया। वर्षा हुई, वर्षा के कारण वो धुल करके नाली में जाकर के तालाब में चला गया, या वर्षा हुई, वर्षा के कारण जिन एरिया में ज़्यादा वर्षा होती है वो नदी में चला गया, नदी ने ले जाकर के समुद्र में डाल दिया, जिसके कारण समुद्र का खारापन बढ़ गया। लेकिन 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 जिस क्षेत्र में वर्षा होती ही नहीं है, कम होती है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, उधर राजस्थान वाले जो ये जिले हैं, उनमें व्यक्ति तो रहते हैं और उनके शरीर से छूटा हुआ जो भी लवण है वो मिट्टी का मिट्टी में ही मिला रह जाएगा। और जो मिट्टी का मिट्टी में मिला रह जाएगा, तो आप बताइए ज़रा कि मिट्टी लवणीय हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वहीं मिट्टी क्षारीय भी हो जाएगी। जो क्षारीय और लवणीय मिट्टी उस सूखे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कंसेप्ट निकाल करके दिया है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो झांसी के कुछ क्षेत्र में, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली वाले क्षेत्र में पाई जाती है लाल मिट्टी। इस को एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। यहाँ लाल मिट्टी क्यों हो गई है? क्योंकि झांसी वाला जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के पास चला गया, और मध्य प्रदेश जो है वो पठार से बना हुआ है। आप याद करो बात को, लावे से बना हुआ है। लावे से गर्म तरह लावा उठा विस्फोट हुआ था, ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाया मैंने आपको। तो उससे बना हुआ है, तो वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। इसको पूछता है कि झांसी और मिर्जापुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर लाल मिट्टी। इसको सबसे ज्यादा पूछता है, अगर बहुत पूछता है। क्या क्या मैंने अभी तक कवर किया आपको कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ हो गई हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु हो गई है। मिट्टी में क्या बताया कि सबसे ज़्यादा तो जलोढ़ मिट्टी ही प्रदेश में पाई जाती है। पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। अलीगढ़ और एटा, मैनपुरी वाले में लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मिट्टी का अपरदन होता है। अपरदन क्या होता है? अब तक मैंने आपको समझाया कि जो मृदा है, उत्तर प्रदेश में मृदा के कितने प्रकार हैं और किस स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब सुनिएगा, अब एक प्रश्न एग्जामिनर पूछता है मृदा के अपरदन से संबंधित। देखिएगा कि अपरदन क्या होता है। अपरदन होता है कि किसी स्थान का घिसते घिसते अपने स्थान से अलग हो जाना, उसे कहते हैं अपरदन। जिस प्रकार से सिल पर नमक को अगर पीसा जाता है, किसी बटने से बाट से अगर पीसा जा रहा है नमक को, तो वो पीसा और पीसने के बाद उसको जब एक समेट करके जब रगड़ा लगाया हमने, वो पीसा, और जब एक बार पीस गई है वो सारी सही से नहीं पीस पाई, तो उसको समेट करके लाए और दोबारा से रगड़ा लगाना शुरू किया उसमें। तो जो समेट करके लाए हैं, जहां वो पहले थी उस स्थान से उसको हटा दिया, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फिर अपरदन। उसके देखो ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक अपक्षयण होता है, एक निक्षेपण होता है और एक अपरदन होता है। अपरदन का मतलब है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देना। जो मिट्टी है, फ्लोर पर मिट्टी फैली हुई है और मैंने उसे किसी खुद फावड़ी से एक जगह को समेट दिया, तो उसे कहेंगे अपरदन। ये अपरदन होता है। जो उपजाऊ, इससे ये किसानों के लिए बहुत ही घातक होता है, क्योंकि इसमें जो उपजाऊ मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, अपने खेत से दूसरे के खेत में चली जाती है। हमने खाद डाला, अच्छे से, बहुत अच्छे से फसल को उगाया, खाद वगैरह डाला, 4 दिन पहले हम खाद डाल कर के आए, यूरिया डाई वगैरह उसमें डाली, वर्षा हो गई बहुत तेजी के साथ। पड़ोसी का खेत था नीचा, हमारे खेत का पानी पड़ोसी के खेत में चला गया, और उसके साथ जो हमारी मिट्टी थी वो भी कट करके बहिर बन करके वो चली गई पड़ोसी के खेत में। अर्थात हमारी जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी, जो खाद पानी हमने दिया था, वो सारा पड़ोसी खेत में। ये किसान के लिए बहुत घातक होता है। ये बड़े तौर पर जो होता है, ये सबसे ज़्यादा जलीय अपरदन होता है। जल के द्वारा जब बाढ़ आती है तो बाढ़ बहुत सारे उपजाऊ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो सबसे ज़्यादा किस प्रकार का अपरदन होता है? जलीय अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। यह अपरदन वायु की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए जो हिमालय का एरिया है, हिमालय जो पर्वत हैं, हिमालय पर्वतों के नीचे वाले जो जिले हैं, ये हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत यहाँ, और हिमालय पर्वत के पास के उत्तर प्रदेश के, नेपाल के पास के ये वाले जो जिले हैं, 7 जिले जो मैंने बताए, तो यहाँ से जो नदियाँ आएंगी, यहाँ से जो नदियाँ आएंगी, वो नदियाँ यहाँ आकर यहाँ तो ढाल के साथ आई, लेकिन यहाँ ढाल जब समाप्त हुआ तो यहाँ फैल गई।
और अब यहाँ वो बाढ़ लाएंगे। यहाँ जब बाढ़ लाएंगे तो यहाँ की बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी को बहा करके लेकर के चली जाएंगी, जिसको अपर्दन कहते हैं। और मैंने लिखा है कि जलीय अपर्दन हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। तराई क्षेत्र क्या होता है, भावर क्षेत्र क्या होता है, ये मैं समझाऊंगा आपको कल की क्लास में, हो सकता है कि हो, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ज़्यादा 20-25 मिनट की वीडियो रखेंगे और 15 वीडियो रखेंगे, सारी उत्तर प्रदेश उसी में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अपर्दन होता है, जलीय अपर्दन हिमालय के तराई प्रदेश में होता है। जैसे हिमालय हो गया, उसके नीचे वाले जो जिले हैं वहाँ से पानी आएगा तेजी के साथ, यहाँ समतल भाग में आएगा और आकर के जब यहाँ बाढ़ लाएगा तो यहाँ की मिट्टी को बहा करके नीचे ले जाएगा, तो जलीय अपर्दन होता है। उसके बाद अगर देखा जाए वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आगरा में और मथुरा में। क्यों? अभी मैंने कितनी बार बताया कि आगरा और मथुरा प्रदेश के सबसे सूखे जिले हैं, ये रेगिस्तान के पास वाले जिले हैं। जब यहाँ हवा तेजी के साथ चलती है तो यहाँ हवा ही ऊपर की मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल देती है, पहुँचा देती है, जिसको कहा जाता है वायु अपर्दन। तो वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा हो गया आगरा और मथुरा में, लिखा गया मैंने आपको। उत्तर प्रदेश के भारत में, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन होता है, या वायु की अपेक्षा भी होता है। उत्तर प्रदेश से पूछ ले, भारत में पूछ ले, दोनों में जलीय अपर्दन ही ज़्यादा होता है। और जो परत होती है ऊपर की लेयर, ये ऊपर की लेयर जब चली जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, उपजाऊ मिट्टी जब चली जाती है तो किसान को बहुत क्षति होती है और किसान आत्महत्या तक कर लेता है। इसीलिए इसको किसान की मौत कहा जाता है। परत ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की लेयर के अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। अब एक होता है अवनलिका अपर्दन, मैंने आपको समझाया, एक तो होता है वायु अपर्दन, एक होता है जलीय अपर्दन और एक होता है कौन सा, अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन क्या होता है? अवनलिका अपर्दन को आप समझेंगे कि अवनलिका अपर्दन क्या होता है। अवनलिका अपर्दन होता है, बात को समझें आप, कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वो मैदान में है। अगर उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय है और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पठार है, इधर भी ऊंचा है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय, इधर भी ऊंचा है, और उत्तर प्रदेश बीच में गड्ढे में बसा हुआ है। तो हिमालय से नदियां आती हैं, अपर्दन होता है जलीय अपर्दन। अब जो इधर भी तो ऊंचा है, दक्षिण में भी तो ऊंचा है, जो दक्षिण में ऊंचा है पठार है, उस पठार का भी तो पानी इधर की ओर को आता होगा, वहीं से ये यमुना नदी आती है इधर की ओर को, यमुना नदी है, और जो चंबल नदी है वो यहीं से आती है। और जो पठार से आती हैं तो पठार में आप देखिएगा कि जिस प्रकार से हमने मिट्टी की एक डोल बनाई, मिट्टी की एक डोल बनाई, मिट्टी के रेत की एक डोल बनाई, और उस रेत की डोल पर मैंने अपनी उंगलियों से इस प्रकार से निशान लगा दिए, तो नलिका सी बन गई। और जो मिट्टी थी, डोल बिल्कुल इकसार थी, वो इकसार मिट्टी में नलिकाएं बन गई हैं और मिट्टी अपने स्थान से हट गई है। उसको कहते हैं कि नलिका के रूप में अपर्दन, नलिका के रूप में अपर्दन उसको कहा जाएगा। तो आप बताओ कि जो पठारी एरिया है, उस पठार पर वर्षा हुई और वर्षा का पानी जब इधर की ओर को ढलक के आया तो नलिका के रूप में, बहुत सारी नलिका के रूप में ये मिट्टी को काट देता है। जो ढालू ढालू एरिया था जिस पर किसान ने अपनी फसल बो रखी थी, तो उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है और जमीन के अंदर नलिकाएं बन जाती हैं, नालियां सी बन जाती हैं, नालियां सी बन जाती है, तो उसको कहते हैं अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन प्रदेश में सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, ये बात सबसे ज्यादा बार एग्जामिनर पूछता है। तो इटावा जिले में मैंने लिखा होगा कहीं कि अवनलिका अपर्दन प्रदेश का सबसे अधिक जिला कौन सा है, तो इटावा। और कौन सी नदियां हैं, जिन नदियों में सबसे ज्यादा अवनलिका का अपर्दन होता है, तो आंसर यमुना और चंबल। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि अपर्दन क्या होता है, अवनलिका अपर्दन क्या होता है, परत अपर्दन क्या होता है, वायु अपर्दन और मृदा अपर्दन ये कहाँ कहाँ होते हैं, किस अपर्दन को किसान की मौत कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ाया, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया जलवायु, और मुझे उम्मीदें हैं कि मैंने आज की वीडियो में बहुत कुछ कवर किया है, आपको पसंद आया होगा। और आपको ये सब पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जिन अभ्यर्थी ने नहीं किया है वो अवश्य करें। और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप जहां ऑफलाइन बैठ करके पढ़ते हैं या ऑनलाइन बैठ करके पढ़ते हैं, आप अपने साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मदद करें, थोड़ी सी आपका बड़ा सहयोग होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कृषि और पशुपालन। और लेखपाल वालों, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए इतनी दमदार होने वाली है, इतनी बेहतरीन क्लासें होने वाली है सारी कि बस पूछिएगा मत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।